इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद हमारा। ठीक है, सरकार घोषणाएं कर रही है कि हम 70,000 नौकरियां देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले रैली में ये कहा। ये खाली 70,000 नौकरियों की ये घोषणाएं है सिर्फ। ठीक है जी, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। गुड़गांव में जैसे ताऊदेला स्टेडियम में मैं गया और मैं जाता भी हूँ। हमने देखा कि 3-3, 4-4 हज़ार युवा प्रैक्टिस कर रहे हैं उस स्टेडियम में। जैसे अभी पुलिस की भर्तियां निकली थी वो पोस्टपोन कर दी गई है, तो उन युवाओं के फ्यूचर से खिलवाड़ हो रहा है। केवल वोट के लिए ये वादे किए जाते हैं। वोट के लिए वादे किए वोट के लिए वादे किए जाए, वोट बैंक बटोरने के लिए खाली, इसका कुछ नहीं होता। और देवीलाल में खुद मैं भी जाता हूँ सर प्रैक्टिस के लिए, और जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी गई। हमारी जो मेहनत थी वो सब पानी में गई। इसके पीछे एक लॉजिक बताया जाता है कि हमारे वो सेंसर खराब हो गए, ये खराब हो गया, वो खराब हुआ। सर कुछ खराब नहीं हुआ है, सिर्फ ये इसलिए पोस्टपोन किया है 2.5 महीने 3 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं, वो सोच रहे कुछ। ठीक है सोनपाल जी, इसका क्या इलाज है कि सरकार केवल वोट बैंक के लिए नौकरियों का ऐलान कर देती है, नौकरी है नहीं, और तमाम भाई हमारे यहाँ बता रहे हैं कि वो स्टेडियम में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जो युवा यहाँ फरीदाबाद और गुड़गांव से बैठे हुए हैं जी, इनकी बातों से ये तो तय हो गया है कि हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री हुड्डा जी बनाए तो पूरे हरियाणा प्रदेश ने थे, लेकिन वो क्षेत्र विशेष के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। सारी नौकरियां पहले तो जितनी उनकी सारी घोषणा है, सिर्फ नौकरियों की घोषणाएं नहीं, सिर्फ एक काम है उनके पास जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी तेजी से शुरू कर दिया है, पत्थर लगाने का काम, शिलान्यास का काम, घोषणाओं का काम। ये काम बड़ी तेजी से उन्होंने शुरू कर दिया और एक क्षेत्र विशेष के लिए बस वही उनका ध्यान है, डेवलपमेंट पे वही उनका ध्यान है, नौकरियों पे वही उनका ध्यान है, बाकी के हरियाणा प्रदेश से उनको कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इलेक्शन से कम 6 महीने पहले रोक लगा देनी चाहिए कि आप किसी भी तरह की घोषणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक तरह का मतलब मैं तो कहती हूँ ये क्राइम के अंदर आता है कि आप लालच दे करके वोट लेना चाहते हैं। अचानक याद आया, अब जो ये इंटरव्यू की बात खत्म हुई है, मुझे नहीं पता, आपने भी कहा कि राजनेताओं ने अब ये बात उठाई है कि इंटरव्यू समाप्त होने चाहिए, तो क्या 10 साल से पिछले नए राजनेता तो कोई नहीं बनते, पिछले इतने सालों से आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अचानक आपको ये चीज दिखाई नहीं दी। जब कोई किसी व्यक्ति के करीब होता है तो अपनी बात सहजता से मनवा सकता है या दूर होकर सहजता से मनवा सकता है। जब आप उनके इतने करीब थे तब आपने इंटरव्यू प्रक्रिया समाप्त कराने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? राजीव जी, मैं एक प्रश्न इसमें मैं बहुत जरूरी प्रश्न कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं एक बहुत जरूरी प्रश्न इन भाइयों से पूछना चाहूंगा कि आज जो है सरकारी नौकरियों के लिए इतना भ्रष्टाचार क्यों है? क्यों बच्चा सरकारी नौकरी पाने के लिए भ्रष्टाचार करने को लिप्त है? क्यों इच्छा रखता है? अतुल की बात सुन लेते हैं। वो क्यों इच्छा रखता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, चाहे मुझे इसके लिए 5 लाख देने पड़े, चाहे किसी के साथ सेटलमेंट करनी पड़े? क्यों ऐसा है? क्या उसको प्राइवेट रोजगार नहीं मिलता या उसको प्राइवेट रोजगार में बहुत ज्यादा दिक्कत है? सरकारी नौकरी ही क्यों वो करना चाहता है? किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी चाहिए। उसका कारण ये है मैं प्लीज अतुल की बात नहीं, बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया कि क्यों आप सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ते हैं, आपकी भी मंशा क्या होती है? 2 बच्चे एक ही कॉलेज से एक जैसी पढ़ाई करके निकलते हैं। एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में टीचर का पद पे कार्य करता है जिसको 5,000 रुपए महीने के हिसाब से सैलरी मिलती है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है, उसका सारा डाटा भी अच्छा है, काम भी अच्छा है। लेकिन जो बच्चा सरकारी नौकरी लग जाता है, उसका टाइम है 9 से 2 बजे, उसको सैलरी मिलती है 40,000 रुपए, वो आए ना आए कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, एक सरकारी अफसर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करता है। अगर सरकारी नौकरी पे एक काबिल पर्सन रखा गया है तो सरकारी स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? प्राइवेट स्कूल में क्यों आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं? क्यों? ठीक है, ये विषय है और इस पर हम आगे बात करेंगे। ये चूंकि अभी समय कम है और ये जो मानसिकता और ये जो बिहेवियर हमारा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे एक भाई ने सवाल उठाया कि छात्र संघ चुनाव बहाल क्यों नहीं होते? छात्र संघ चुनाव बहाल करने में दिक्कत क्या है? हम ये एक करके हम आपके माध्यम से ऐलान करना चाहते हैं, अगर जो सरकार के अंदर हिम्मत है तो वो आज छात्र संघ चुनाव बहाल करके दिखाए और हमको दिखाएंगे कि सरकार युवाओं में कितना जोश है। लेकिन क्यों नहीं कर रही? ये भ्रष्टाचार है, ये सरकार की, ये युवाओं की आवाज दबा
सर सरकार नहीं चाहती, क्योंकि अगर चुनाव होंगे तो उनको उनकी रेपुटेशन के बारे में पता चल जाएगा। मान लो इन लोगों की पार्टी किसी भी पार्टी है तो उसमें सब पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि किस पार्टी का कितना वजूद है। आज होता है तो हुड्डा का कोई भी कैंडिडेट किसी भी कॉलेज से एक कोई भी अगर छात्र चुनाव अगर होंगे तो नए नेता पैदा होंगे, और नए नेता पैदा आप चुनाव बंद कर देंगे तो नेता पैदा नहीं होंगे। सोहनपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, एक युवा विंग। आप मेरी एक बात सुनिए, हमारे देश के अंदर सर मैं आज ये कहना चाहता हूँ, हमारे गुड़गांव एक मिनट सर, एक मिनट, आज हमारे गुड़गांव के अंदर, हमारे एनसीआर के अंदर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है, बहुत सारी कंपनी, ऐसी बात नहीं कंपनी नहीं है, मगर उनके अंदर जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, पहली बात सब शिक्षित होके जब बंदा बाहर निकलता है, एक नौकरी के लिए निकलता है, पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करने के बाद छात्र संघ बहाल करने में सर मैं बताता हूँ सर, सबसे पहले हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं प्राइवेट कंपनी में। सरकारी एक दूसरा मुद्दा है, पहले प्राइवेट लेते हैं। प्राइवेट में क्या हो जाता है कि लोग उसको टरका देते हैं कि ये कहेंगे कि भाई तू फ्रेशर है, अरे ठीक है मैं भी पढ़ के आया, मुझे मौका दो कम से कम। प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले एक फ्रेशर आदमी को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये उसका अधिकार बनता है। मिलता है प्राइवेट कंपनी में बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है, और कोई ना कोई तो कभी ना कभी फ्रेशर ही होता है। अधिकार बनता है, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। मेरे गांव के पास में मानेसर मारुति का सबसे बड़ा प्लांट है। मारुति अगर चाहे तो कितने हजार युवाओं को गांव के आसपास को रोजगार दे सकती है, लेकिन आप वहां भी जाके देखेंगे खाली विशेष क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया हुआ। अगर हम अपनी एबिलिटी पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, आप देखेंगे पार्किंग के टेंडर लेते हैं तो रोहतक के आदमी लेते हैं, कहीं भी जाएंगे रोहतक के आदमी लेते हैं, मतलब यहाँ के भेदभाव सिर्फ सरकारी जगह पर नहीं है। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं उल्लावास गांव से हूँ, हमारे गांव के बराबर में एक हेरिटेज स्कूल है जो कि 25% कोटा होता है गरीब बच्चों का। मेरे ताऊजी धर्म सरपंच जी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल से कि आप बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दिलाते। वो कहते हैं कि हमारी सीधी हुड्डा से बात है, हम किसी को एडमिशन नहीं देंगे। ये भ्रष्टाचार और क्या है? ठीक है सोहनपाल जी एक बात बस, ठीक है सर, समय कम है, हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ लें, हम निष्कर्ष तो देखें। सोहनपाल जी क्या अभी आपने बात करी छात्र संघ चुनावों की, छात्र संघ चुनाव अगर शुरू हो जाएं तो इससे क्या होगा कि देखिए जयप्रकाश नारायण जी उस दौर में जो आंदोलन हुआ था छात्रों की देन थी। अभी आदरणीय अन्ना जी का जो आंदोलन हुआ छात्रों की भागीदारी से हुआ। तो हमको एक सरकार डरती है, यूथ की एक डर है क्या सरकार की? सरकारें नहीं डरती हैं, कांग्रेस सरकार डरती है। वहाँ वोट मांगते हैं, वहाँ कैंपेन करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश के छात्रों की चिंता नहीं। ठीक बस अतुल फाल, हरियाणा में जब छात्र संघ चुनाव की बात आए तो क्या इस सबके पीछे, क्योंकि हमने सब कुछ पॉलिटिकल सिस्टम के हाथ में दे दिया है, समस्या की जड़ ये है। नहीं, मैं भाई साहब की बात से इत्फाक रखता हूं कि ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चों को दाखिला दिया जाए, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि सरकारी स्कूल का अध्यापक क्यों नहीं पढ़ाता, जबकि उसमें 300 रुपए, मुख्यमंत्री जी 300 रुपए प्रति बच्चा प्रति मास के हिसाब से माता पिता को सहायता राशि के तौर पे देते हैं। बच्चे केवल सहायता राशि के लिए स्कूल में आते हैं और ये चाहते हैं कि महीना खत्म होने पर सहायता राशि हमारे घर आ जाए, इसलिए हम रजिस्टर करा लेते हैं। ठीक है, स्कूल है 90% मार्क्स होते हैं तो एडमिशन नहीं देते, और अगर वो किसी मंत्री की जाए चली जाए 74% पे एडमिशन देते। मैं प्राइवेट यानी कुल मिलाकर भेदभाव एक जगह नहीं है। ठीक है, बस एक फाइनल कमेंट सीमा जी से ले लेते हैं। समय फिर बैठेंगे युवाओं के मुद्दों को लेकर, फिर बैठेंगे, एक फाइनल कमेंट सीमा जी से ले लेते हैं। मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि वो माता पिता सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? ठीक है, हम इस विषय पर अतुल आगे करेंगे चर्चा। हम एक फाइनल कमेंट देखिए, जहां तक यूथ एजुकेशन की बात कर रहा है, एडमिशंस की बात कर रहा है, मैं आपको बता देती हूं पिछले 10 सालों में कुछ तैयार हुआ हो या ना हुआ हो, शिक्षा माफिया तैयार हो गए हैं। इतना निजीकरण हो गया है शिक्षा का, नेताओं ने, उनके रिश्तेदारों ने इतने बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस खोलकर अपनी एफिलिएशन ले, उसका कारण, मेरी बात सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बहुत संक्षेप में कह रही हूँ। अपनी एफिलिएशन उन्होंने ले ली है, ठीक है, और सरकारी कॉलेज ये लोग नहीं खोल रहे हैं। जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ उसकी आबादी 19 लाख है और मात्र 2 सरकारी कॉलेज है। जो हमारा मौलिक अधिकार है, पानी, टॉयलेट्स क्लीन, वो तक अगर सरकार एनसीआर के इलाके में, फरीदाबाद जैसे क्षेत्र में नहीं दे पा रही है तो आप क्या कहेंगे? राजनीतिक मंशा, सारी की सारी धुरी, पूरा सेंट्रलाइजेशन अगर आपके सर पे, चाणक्य ने कहा है
जो युवा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता या राजनीति से नफरत करता है वो देश का दुश्मन है। लेकिन वो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं सीमा जी, नहीं, छात्र संघ इसीलिए- चुनाव बंद है, इसीलिए वो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, वो मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल कीजिए। ठीक है, ठीक है, हम आगे फिर बैठेंगे। ठीक है सीमा जी, सोनपाल जी, बस ठीक है, हम आगे फिर बैठेंगे युवाओं के इन मसलों को लेकर, युवाओं के इन मसलों, समय नहीं है सर। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का आने के लिए। अतुल विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ठीक है, डॉक्टर गुरमीत आप जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज हरियाणा ये वादा करता है चूंकि प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव है और युवा इन चुनावों में अपना हक मांग रहा है, चाहे वो पारदर्शिता के नाम पर हो, चाहे वो भेदभाव के नाम पर हो। बहुत सारे सवाल आज यहां उठे हैं कि आप सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, आप सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं कराना चाहते, युवा भी सरकारी नौकरी के लिए परेशान क्यों रहता है, वो प्राइवेट जगह पर मेहनत क्यों नहीं करना चाहता। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी का। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है। बहुत शुक्रिया। सरकार हो बर्बाद, हमारा